आज का टॉपिक है बेटा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल आप पहले पढ़ भी चुके हो, अब आपको उसकी ड्रॉबैक करनी है, फिर हमें बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या है रदरफोर्ड मॉडल की? देखो, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका सेल हो गया। इस तरीके से मॉडल बनाया था रदरफोर्ड ने। अब उसके अकॉर्डिंग यदि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अब उसने क्या किया, उसकी मिस्टेक क्या थी, उसने जो सेल को न्यूक्लियस से जोड़ा हुआ था, उसने इस सेल को, जहां इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये जो सेल है, इसको न्यूक्लियस से जोड़ दिया। यदि इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा और उसकी एनर्जी कम हो गई, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, न्यूक्लियस हमारे एक दिन किस में गिर जाएगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता ही नहीं है। इसलिए रदरफोर्ड मॉडल जो है कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक होता क्या है, कमियां क्या थी रदरफोर्ड मॉडल की। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो है आपका इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता सका, कि वो एटम ये नहीं बता सका कि एटम स्टेबल है या एटम स्टेबल नहीं है, वो ये नहीं बता सका। रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम बिकॉज इन रदरफोर्ड मॉडल, तो रदरफोर्ड में कमी क्या थी, इफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यदि लेट करके चलो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम भी होगी उसके अकॉर्डिंग। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्योंकि उसने न्यूक्लियस और सेल को जोड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन द न्यूक्लियस, तो मतलब इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर। बट एटम शुड कोलैप्स, और एटम कोलैप्स होना चाहिए, बट इट डज नॉट टेक प्लेस, बट ऐसा नहीं होता। उसका मॉडल ही गलत था। मॉडल क्यों गलत था, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस होता है और जो सेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, न्यूक्लियस से सेल जुड़े हुए नहीं होते। रदरफोर्ड की कमी क्या थी, उसने न्यूक्लियस के साथ साथ क्या जोड़ दिया, आपका सेल जोड़ दिया था। न्यूक्लियस के साथ जब सेल जुड़ गया, उसके कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन किस में गिर सकता था, आपका न्यूक्लियस के अंदर। इट वाज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। लिमिटेशन थी बेटा, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दी व्हाई एलिमेंट प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। वो ये नहीं बता सका कि कोई भी एलिमेंट लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता क्यों है, मतलब लाइट कहां से आती है एलिमेंट में से, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। थर्ड है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सका एटम के अंदर। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, वो ये नहीं बता सका कि एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो किस तरीके से होती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है एटम में। ये सारी कमियां किसकी थी, आपके रदरफोर्ड मॉडल की। तो इन कमियों को दूर करने के लिए कौन आया था, आपका बोहर मॉडल। पहले ये बताओ ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। बोहर मॉडल एटम, मतलब बोहर ने एक एटम के नया मॉडल दिया था जिसमें लिमिटेशन काफी कम थी। बोहर मॉडल ऑफ एटम इज गिवन बाय द नील बोहर इन 1913। 1930 में नील बोहर ने दिया था मॉडल। उसने क्या बोला, उसका फर्स्ट पॉइंट देखो, कि एन एटम इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेंटर, कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके सेंटर में कैसा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव। न्यूक्लियस के सेंटर में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। और आगे देखो क्या बोल रहा है वो, आप इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ। भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ देखो, ये बोलता है कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, बाहर आपके ऑर्बिट्स हैं, ये क्या है, आपके ऑर्बिट्स, इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व। पर बोर ने एक बात बोली थी कि न्यूक्लियस से सेल जुड़े हुए नहीं है, दे आर नॉट अटैच विद न्यूक्लियस, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसके अंदर नहीं गिर सकता, आपके न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर सकता। तो देखो सर्कुलर, जो ये समझ में आ गया मॉडल क्या बोला उसने, कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या होंगे, आपके ऑर्बिट्स होंगे,
उसके अंदर क्या मूव करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस सर्कुलर ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हैज फिक्स एनर्जी। जो ये आपके ये मैंने बनाए हैं, ये आपके ऑर्बिट्स बनाए हैं, ये ऑर्बिट्स जो बनाए हैं आपके, ये बोलता है इनकी एनर्जी फिक्स है, मतलब इनकी एनर्जी फिक्स है, इनकी एनर्जी कभी कम नहीं होगी। सो दीज ऑर्बिट्स आर कोल्ड एनर्जी लेवल, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं। दी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर नंबर्ड, तो इनको क्या नंबर दिया गया है, 1 2 3 4, मतलब जो न्यूक्लियस की तरफ पहला सेल होगा उसको आप क्या नंबर बोलोगे, फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया सेकंड, ये आपका थर्ड, बार क्या होगा आपका नंबर क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से जो सेल हैं आपके चारों तरफ उनको नंबर क्या दिया गया है बेटा, 1 2 3 4, और इनको नाम भी दिया गया। जो आपका फर्स्ट सेल है उसको नाम दिया गया के, सेकंड को दिया गया एल, थर्ड को दिया गया एम, और फोर्थ को क्या दिया गया आपका एन। इस तरीके से सेल को क्या दिए गए हैं, नंबर दिए गए। मैं दोबारा बता देता हूं, ये न्यूक्लियस हो गया, पहला सेल को क्या बोलते हैं 1 या के, दूसरे सेल को क्या बोलते हैं एल या सेकंड, थर्ड को क्या बोलते हैं एम, या इसको नंबर कौन सा देंगे थर्ड, और फोर्थ को क्या देंगे एन या नंबर 4। इस तरीके से आपके सेल को क्या दिया गया है, नंबर्स दिया गया है। द एनर्जी ऑफ डिफरेंट लेवल या सेल आर गिवन बाय, जो ये आपके सेल हैं या एनर्जी लेवल हैं, पहला लेवल दूसरा लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उनकी एनर्जी का क्या फार्मूला है। जैसे मान लो आपका ये पहला सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी का क्या फार्मूला है, दूसरे सेल जो है उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी का क्या फार्मूला है। तो उसने बताया कि En मतलब जो एनर्जी होगी किसी भी सेल की, उसका फार्मूला क्या होगा, -1312 बाय एन स्क्वायर जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी का फार्मूला है। आपको जिस सेल की एनर्जी निकालनी है तो सेल की एनर्जी कैसे निकलेगी, एन की वैल्यू पुट कर दो, एन यहाँ पर, और जेड यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड क्या उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, और जो एनर्जी निकलेगी वो किस में निकलेगी, किलो जूल पर मोल में निकलेगी। इस फार्मूले से जो एनर्जी निकलेगी वो किस में निकलेगी, किलो जूल पर मोल। यदि आप एनर्जी निकालना चाहते हो जूल पर एटम में, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल पर एटम, तो फार्मूला क्या होगा, ई एन किसके बराबर हो जाएगा, -21.8 गुना 10⁻⁻19 एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर जूल पर एटम। ये यूनिट है बेटा जूल पर एटम, तो जो आपकी जूल पर एटम है इट इज यूनिट। तो इस तरह आपके दो एनर्जी के फार्मूले दे दिए, आपको जो फार्मूला याद करना है वो याद कर लेना, जिसमें एनर्जी एन क्या है, एन है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, मतलब जो सेल के बारे में के एल एम वो है कौन सा है, और जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर। द एनर्जी ऑफ डिफरेंट लेवल्स आर इन द ऑर्डर, तो सबसे कम एनर्जी फर्स्ट की होगी, फर्स्ट सेल की, उससे ज्यादा एनर्जी होगी सेकंड की, उससे ज्यादा थर्ड की, उससे ज्यादा फोर्थ की। इस तरीके से आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, के से ज्यादा एनर्जी एल की, एल से ज्यादा एम की, और एम से ज्यादा एनर्जी एन की। इस तरह आपकी एनर्जी क्या आ जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ेगा आपकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट या एनर्जी लेवल आर गिवन बाय, रेडियस कैसे निकालोगे, मान लो ये पहला सेल है, ये पहला सेल और ये आपका न्यूक्लियस, तो ये रेडियस हो गई। सेकंड सेल की रेडियस थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, तो आप रेडियस कैसे निकालोगे हर सेल की, तो उसके लिए फार्मूला क्या दिया गया है रेडियस के लिए, कि रेडियस आपको किसी भी सेल की निकालनी है, मान लो एन सेल की निकालनी है, तो ए नोट गुणा एन स्क्वायर बाय जेड, ये किसका फार्मूला है आपका रेडियस का, आर एन इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर बाय जेड, इट इज द फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो क्या करोगे, देखो इसमें ए नोट क्या है, ए नोट है आपका 52.9 पिकोमीटर, मतलब बोहर रेडियस। ए नोट जो है वो है आपका 52.9 पिकोमीटर, इसको बोहर रेडियस भी बोलते हैं ए नोट को, इसकी वैल्यू फिक्स है। एन क्या है आपका नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, आपका पहला है दूसरा है वो है, और जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा इस पेज में।
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स गिवन बाय, मतलब अलग अलग ऑर्बिट या अलग अलग सेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यदि आप उनकी वेलोसिटी निकालोगे तो व्हाट विल द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी जो होगी vn जो होगा वो किसके बराबर होगा, v नोट जेड बाई एन, जिसमें v नोट तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2.188 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब जो वेलोसिटी आएगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी। जेड आपका एटॉमिक नंबर और एन क्या है आपका नंबर ऑफ सेल, कौन सा सेल है, पहला दूसरा तीसरा, वो नंबर ऑफ आपका क्या है, सेल है। अब आगे देखो, पहले मैं समझा देता हूं, मान लो ये न्यूक्लियस है और ये इसका पहला सेल है, ये मान लो दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस सेल में है, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। कौन सी स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड। यदि ये इलेक्ट्रॉन को, यदि मैं इस एटम को हीट करूं या एनर्जी दूं तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा किस में, ऊपर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, ठीक है, एनर्जी लेके। पर कुछ टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन दोबारा आएगा, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा नीचे आएगा और रेडिएशन इमिट करेगा। क्या इमिट करेगा, रेडिएशन। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन करना, इलेक्ट्रॉन का पहले ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाना। ऊपर जो स्टेट होती है इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, जहां पर वो जाता है, फिर दोबारा एक्साइटेड से किस में आता है, वो ग्राउंड स्टेट में आता है और एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी सप्लाइड टू एटम बाय इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर। आप किसी भी एटम को एनर्जी बढ़ाते हो, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हाई एनर्जी लेवल टू एक्साइटेड एनर्जी लेवल। तो नॉर्मल से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उस एनर्जी लेवल में जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा है। बाय एब्जॉर्बिंग ए अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैसे जाएगा, जब उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो जंप कर जाएगा। देन इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली जंप बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल बाय इमिटिंग एनर्जी। दोबारा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से क्या करेगा, नीचे जंप करेगा और वो क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। सो द एनर्जी ऑफ द लाइट इमिटेड, तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा वो देखो, E2 माइनस E1। E2 E1 मीन क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन आपका ये था, फर्स्ट सेल में था, इसकी एनर्जी मान लो E1 थी, वो जब जंप करके बड़े सेल में जाएगा तो उसकी एनर्जी मान लो E2। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएगा तो कितनी एनर्जी, E1 से कितनी एनर्जी होगी, E2। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसने, E2 माइनस E1, इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, जिसमें E2 क्या है, एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, E1 क्या है, एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। और जो इमिटेड एनर्जी है कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और जो नीचे की तरफ एनर्जी इमिट करेगा वो किस फॉर्म में आएगी, रेडिएशन की फॉर्म में। तो डेल्टा ई भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी का, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आएगी। तो डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा आपका, एच न्यू। एच यहाँ पर क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और वी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, कि वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज ऑलवेज टेकन एन नेगेटिव। मैंने जो एनर्जी का मैंने फार्मूला लिखा है उसमें एनर्जी नेगेटिव क्यों ली है, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि जो एनर्जी ली है, मैंने दोनों फार्मूले जो लिखे हैं एनर्जी के, उनमें एनर्जी नेगेटिव क्यों ली है। तो उसका रीजन देखो, ये न्यूक्लियस है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है, इस इलेक्ट्रॉन पे ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्सन है, तो इसकी एनर्जी मानी जाएगी जीरो। जो इलेक्ट्रॉन मैक्स दूरी पे होता है उसकी एनर्जी जीरो। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी रिलीज का साइन कैसा होता है, नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने नजदीक होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसका साइन नेगेटिव होता है, इसलिए हम आप इस एनर्जी का साइन कैसा लेते हैं, नेगेटिव। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा दूर है इलेक्ट्रॉन, देन देयर विल बी नो अट्रैक्शन, सो एनर्जी विल बी टेकन एज जीरो। तो बहुत दूर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी तो कितनी मानी जाएगी, जीरो। एज इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, देन जीरो, जीरो से कम हो जाएगी ना, पहले जीरो थी, घटेगी तो माइनस में चली जाएगी, सो टेकन एज नेगेटिव। तो इसलिए एनर्जी को क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल देखो जल्दी जल्दी,
आपको कोई हीलियम पॉजिटिव दिया हुआ, क्या दिया, हीलियम पॉजिटिव। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसका कोई इलेक्ट्रॉन है, तो आपको उसकी रेडियस बतानी है, उसकी एनर्जी भी बतानी है और इसकी रेडियस भी। फर्स्ट ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन, एन की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब एन इज इक्वल टू 1 दे रखा है। जेड है, जेड 2 है क्योंकि हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 होगा, मतलब एन की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 2 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब एन की वैल्यू 1 और हीलियम है तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 2। तो आपको उसकी एनर्जी भी निकालनी है और उसकी वेलोसिटी भी निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो फार्मूला क्या है, ई एन इज इक्वल टू -1312 बाई जेड स्क्र बाई एन स्क्र किलो जूल पर मोल। वैल्यू पुट कर दो, बिल्कुल आसान है। जेड की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि हीलियम है तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है, 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, लास्ट में आपकी एनर्जी किस में आएगी, किलो जूल पर मोल में। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो -1312 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5248 किलो जूल पर मोल क्या आ जाएगी, आपकी एनर्जी आ जाएगी पहले ही ऑर्बिट की हीलियम के। रेडियस का फार्मूला क्या होगा, देखो रेडियस का फार्मूला है 52.9, मतलब ए नोट जो है एन स्क्र बाय जेड स्क्र, जेड बाय पिकोमीटर। तो फार्मूला पुट कर दो। फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है तो क्या होगा, एन की वैल्यू कितनी होगी, 1, कितनी होगी 52.9, ऊपर एन की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, नीचे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है, 2, लास्ट में यूनिट क्या आएगी, पिकोमीटर, तो वैल्यू पुट करो, तो 1 तो ऊपर हो गया। आपको 52.9 किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 26.45 पिकोमीटर। तो ये क्या आ जाएगी, आपकी रेडियस आ जाएगी हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की।